नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो भी राजनीतिक इतिहास है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग UPLT GIC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम सटीक जगह पर आए हैं। और देखिए, इससे पहले हम लोग इकाई 1 पूरा पढ़ चुके हैं। जो LT GIC का सिलेबस है उसके अनुसार इकाई 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए इकाई 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। कुल देखिए 6-7 वीडियो हुआ है इकाई 1-2 में। आज हम लोग इकाई 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर राजनीतिक इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं और आप लोग देखना चाह रहे हैं तो आप लोगों को वह सही वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर राजनीतिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। शुरुआत करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। याद रखिएगा, जितने भी यह 16 महाजनपद आप लोग पढ़ते हैं, यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। इसी से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, एक जैन ग्रंथ है जैन साहित्य भगवती सूत्र, उससे भी जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अधिकतर देखिए यही बौद्ध ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय है, इससे जो है 16 बड़े राज्यों के बारे में यानी 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट। देखिए, इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम देखिए: कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक या अस्मक तथा गांधार हैं। देखिए कुल 16 महाजनपद हैं। और देखिए इनमें से याद रखिएगा 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, जो हम आप लोगों को पीछे बता चुके हैं, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। देखिए, 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलता है, लेकिन इन दोनों महाजनपदों के नाम, दोनों में जो महाजनपद का नाम दिया गया है थोड़ा सा भिन्न मिलता है। जैसे देखिए, यह जो भगवती सूत्र यानी जैन साहित्य के अनुसार जो है, जैन ग्रंथ के अनुसार, इसमें देखिए 16 महाजनपदों के नाम में अंग है, बंग है, मलय है, अच्छ है, वच्छ है जिसको वत्स कहा गया, मग यानी मगध, मालव, कोच, लाड़, मोली यानी मल्ल, कौशल, काशी, पाढ़, संभुत्तर यानी सुमहोत्तर, अवाह एवं वज्जी यानी वज्जी। देखिए यह जो है जैन ग्रंथ के अनुसार है, भगवती सूत्र के अनुसार। लेकिन देखिए एग्जाम में आप लोगों को बौद्ध साहित्य यानी जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो 16 जो जनपदों का उल्लेख है उसी से एग्जाम पूछता है। बाकी अभी देखिए भगवती सूत्र के अनुसार भी 16 महाजनपदों का नाम उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में सब पूछा जा रहा है कि अभी हम लोग आगे एकदम 16 महाजनपदों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जो जिले हैं वह अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। तो देखिए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? चंपा थी। और देखिए एग्जाम में इसका विस्तार पूछा जाता है कि वर्तमान में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर था, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। और देखिए बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो आप लोग को यह कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, देखिए यह UPPSC के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो LT GIC का एग्जाम है UPPSC के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। और देखिए यह जितने भी आप लोग को यह पॉइंट टू पॉइंट दिखाई दे रहा है, यह सभी UPPSC के द्वारा पूछे गए विभिन्न एग्जाम। जैसे देखिए कोई LT GIC, फिर BEO, GDC स्टेनो प्रोफेसर, इन सभी में पूछे गए। देखें इन सभी प्रश्नों का देखिए वन लाइनर फॉर्मेट आप लोगों को यह कराया जा रहा है, इसलिए आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से यह और अधिक इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यह भी आप लोग याद रखिएगा, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और देखिए बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं। यदि एग्जाम में पूछ लेगा कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था, तो याद रखिएगा वैशाली जो था यह विश्व का पहला गणतंत्र था। और कौन स्थापित किया था, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र था। अब यहाँ पर देखिए सूत्र निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया। याद रखिएगा सूत्र निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद जो है इसके बारे में देखते हैं कि वर्तमान में इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं और उसकी राजधानी क्या थी प्राचीन काल में, सब देखते हैं। तो देखिए आप लोग बस यही बस मत याद कीजिएगा जैसे महाजनपद उसकी राजधानी, ये भी आप लोग याद करिए कि वह जो राजधानी थी या महाजनपद है उसका आधुनिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर विस्तार था। क्योंकि अब आप लोग देखिए कोई वनडे जैसा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, LTGIC का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें आप लोग को यहीं से प्रश्न बनेगा। और बाकी यह तो 100 में 90% लोगों को याद होगा इसका राजधानी, लेकिन अगर पूछ ले यह कहाँ कहाँ स्थित है तो यह बहुत कम लोग बता पाएंगे, इसलिए आप लोग इसको भी याद करते चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुरु। देखिए कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है। कहाँ इंद्रप्रस्थ है। अब आधुनिक इसका क्षेत्र कहाँ पर है, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, तो इसका यह आधुनिक स्थल है कुरु का। देखिए पांचाल का राजधानी अक्षत्र तथा काम्पिल है। पांचाल कहाँ पर, अक्षत्र तथा काम्पिल है। और देखिए इसका जो आधुनिक क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सब इसके आधुनिक क्षेत्र में हैं। और देखिए सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसका जो आधुनिक स्थल है ब्रजमंडल का क्षेत्र, वैसे मथुरा याद रखिएगा, मथुरा के अंतर्गत ब्रजमंडल का क्षेत्र जो है यह सूरसेन के अंतर्गत आता था। और देखिए वत्स, वत्स जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यह देखिए प्रयागराज और कौशाम्बी का इलाका इसमें आता है। कौशल, कौशल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। देखिए अवध का क्षेत्र यानी अयोध्या मंडल इसके अंतर्गत आता है। मल्ल, देखिए मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा थी। और देखिए यह कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। यह देखिए वाराणसी के समीपवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। अंग, देखिए अंग की राजधानी चंपा थी। यह भागलपुर मुंगेर के अंतर्गत आता है। वर्तमान में अंग की राजधानी चंपा, और देखिए वर्तमान में इसका जो स्थित क्षेत्र है वह भागलपुर मुंगेर है। और देखिए मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी है। और देखिए इसका जो विस्तार है पटना, नालंदा, गया आदि जिले है। वज्र, देखिए वज्र की राजधानी वैशाली है। इसका जो विस्तार है वैशाली, दरभंगा आदि जिले यानी बिहार तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र को मिलाकर जो वज्र महाजनपद का विस्तार था। और देखिए चेदी, चेदी की राजधानी जो है सोथिवती। देखिए कहीं कहीं पर सुक्तिमती दिया रहता है, कहीं कहीं शक्तिमती दिया रहता है, तो याद रखिएगा चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। इसका जो आधुनिक क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग एवं निकटवर्ती क्षेत्र। और देखिए मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान जो इसकी अवधि है जयपुर, अलवर एवं भरतपुर। याद रखिएगा जयपुर, अलवर, भरतपुर। अस्मक, देखिए याद रखिएगा दक्षिण भारत की एकमात्र यह महाजनपद थी अस्मक। इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। यह नर्मदा नदी, गोदावरी नदी घाट का मध्य क्षेत्र था। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। और देखिए इसका जो वर्तमान क्षेत्र है पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र है। गांधार, देखिए गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान में स्थित पाकिस्तान का पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। और देखिए कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। वर्तमान स्थिति इसका जम्मू एवं कश्मीर का कुछ क्षेत्र एवं हजारा जिला पाकिस्तान। तो देख सकते हैं हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में एकदम विस्तृत से पढ़े हैं। देखिए आप लोग इसको याद रखिए। एक बार हम लोग इसका थोड़ा राजधानी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अक्षत्र तथा काम्पिल, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की साकेत तथा श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा और पावा। और देखिए काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, मगध का गिरिब्रज अथवा राजगिरी, वज्र का वैशाली, चेदी का शक्तिमती या शोक्तिवती, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का पोटन या पोटली। और देखिए अवंती का उज्जैनी तथा महिष्मती, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुर या हाटक। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। जो देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। और देखिए इस वंश का जो पहला राजा था वो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी कि राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन
पर्व में राजगिरी को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, याद रखिएगा। और देखिए यह हर्यक वंश से संबंधित था। तो मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, इसका संबंध हर्यक वंश से था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था, याद रखिएगा। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, पावा और कुशिनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। देखिए याद रखिएगा, कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, पावा और कुशिनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य। और देखिए संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं को एक गुट का नेतृत्व करता था। कौन? प्रसेनजीत। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे, याद रखिएगा। जो कौशल के जो प्रमुख नगर थे वह श्रावस्ती और अयोध्या थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यह बार बार नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब लीजिएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मैं जो हूं एचटेट सीट रीड और देखिए यूजीसी नेक्स्ट हिस्ट्री से क्वालिफाइड हूं, इसलिए आप लोग उन्हीं लोगों से पढ़िए जो आप लोगों को सही डायरेक्शन में बता सकते हैं किस प्रकार आप लोगों को तैयारी करना है। और देखिए जो आप लोगों को यह कंटेंट दिया जा रहा है इसका मुकाबला शायद आप लोग किसी भी पेड कोर्स से भी नहीं करा सकते हैं, जो आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग इस पर भरोसा कीजिए और इसको बार बार पढ़िए। और देखिए थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो वीडियो आप लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो तो देखिए यूट्यूब पर एकदम आप लोगों को निःशुल्क मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन देखिए इसका जो PDF है केवल आप लोगों को मात्र 151 रुपया में आप लोगों को संपूर्ण प्राचीन इतिहास का PDF मिल जाएगा। और देखिए वीडियो आप लोग यूट्यूब से पढ़िए और PDF आप लोग लेकर इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए यह शुल्क कोई बहुत अधिक नहीं है, बहुत ही कम है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं टाइपिंग किया हुआ PDF है और टाइपिंग कराने पर भी एक PDF का खर्च देखिए 100 से 150 रुपया आता है। और आप लोगों को संपूर्ण 200 से 250 पेज का जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री बनेगा तो 250 पेज का PDF आप लोगों को मात्र 151 रुपया में दिया जा रहा है। तो आप लोग जाकर ले लीजिएगा और बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा। PDF का है। वास्तव में आप लोग यहाँ से एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग को 70 से 80% प्रश्न जो है इसी से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है यूपी PCS में पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि जो प्राचीन श्रावस्ती था उसका नगर विन्यास मतलब किस आधार पर कैसा था। तो देखिए अर्धचंद्राकार था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कैसी थी, त्रिभुजाकार थी, वैसे इसके बारे में पूछा गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में मल्ल महाजनपद स्थित था। और देखिए इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा फाजिल नगर या उस्मानपुर तथा दूसरे की कुशीनारा यानी कि कसिया, जो वर्तमान में देखिए दिया है। यह वर्तमान नाम है कुशीनारा यानी कसिया, फाजिल नगर या उस्मानपुर या पावा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। देखिए एग्जाम ऐसे पूछ सकता है कि चेदी महाजनपद की स्थिति किस प्रकार थी। तो देखिए यह आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भाग में चेदी महाजनपद थी। इसकी राजधानी शक्तिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। और देखिए महाकाव्य काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध किसर द्वारा किया गया था। प्रयागराज एवं कौशाम्बी जिलों के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासन उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए उदयन वासुदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित, बहुत बार पूछा गया कि उदयन वासुदत्ता की जो दंत कथा किससे संबंधित है, कहाँ से, तो उज्जैन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासव दत्तम में वर्णित किया। एग्जाम में पूछा गया है स्वप्नवासव दत्तम यह किसका रचित है, किसके द्वारा रचना किया गया इसका, तो महाकवि भास के द्वारा। और देखिए कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के समीपवर्ती भूभागों में स्थित था।
महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड क्षेत्र के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। याद रखिएगा, उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। देखिए कान्यकुब्ज, देखिए इसका जो आधुनिक नाम है कन्नौज, जैसे भी आप लोग याद रखिएगा। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। आगे बढ़ते हैं। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। याद रखिएगा, इसकी राजधानी मथुरा थी। और देखिए प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा इसकी राजधानी जो मथुरा है उसको मेथोरा कहते हैं। अभी आप लोग याद रखिएगा। अस्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के मध्य में स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। याद रखिएगा, जो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, महाजनपदों में केवल अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था अकेले। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। याद रखिएगा, जो अवंती का राजा था गौतम बुद्ध के समय प्रद्योत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध जो कैसे थे, मैत्रीपूर्ण थे। भी याद रखिएगा। प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवध जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार जो था वह अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के रूप में भेजा था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीवक जो राजवैद्य है यह किसके मतलब शासनकाल से संबंधित है, तो बिंबिसार से संबंधित है। बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे। देखिए गांधार था और कम्बोज था। गांधार महाजनपद वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्पकलावती था। ये भी याद रखिएगा। कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात है। देखिए बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, कम्बोज किसके लिए फेमस था, या देखिए अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह 4 जो महाजनपद थे बहुत शक्तिशाली थे, कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती। 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित थे। देखिए काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी, ये 8 जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को यूपी का एग्जाम देना है, यहाँ पर पूछ सकता है इन 8 के बारे में एग्जाम में। देखिए ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा जो महाजनपद है वह यूपी में शामिल मतलब नहीं था, तो ऐसे एग्जाम में देखिए इस प्रश्न को बना सकता है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। तो देखिए ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक, सुमारगिरी के भग्ग, देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगांव के कोलिय, कुशिनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिपि तथा मिथिला के विदेह। एग्जाम इसको मैचिंग में पूछता है। और देखिए सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। और देखिए चांदी के बने थे। एग्जाम पूछ लेगा कि सबसे पहला सिक्का किसका बना था जो प्राप्त हुआ था, तो वह चांदी का बना था। और देखिए इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। मतलब पीट कर इस सिक्कों को बनाया जाता था, इसलिए इसको आहत सिक्के कहा जाता था। और देखिए ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से
वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए इससे ज्ञात होता है कि वज्र संघ में 8 न्यायालय थे। ये भी याद रखिएगा कि वज्र संघ में कुल 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। और देखिए यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से संबंधित था। और देखिए जैन साहित्य में बिंबिसार को शेरडी कहा गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेरडी किसे कहा गया है, तो बिंबिसार को। किसमें कहा गया? जैन साहित्य में। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। यह भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया। और देखिए इसने दूसरा जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ किया था। और देखिए इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत प्राप्त हो गया था। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध देखिए उसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया था। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने विणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दिघ निकाय से ज्ञात होता है कि देखिए यह जो है यह सुत पिटक के अंतर्गत आता है। जो 5 है उसके अंतर्गत आते हैं। दिघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, तो इसके अंतर्गत है। बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक, देखिए अजातशत्रु को एग्जाम पूछा गया कि इसका क्या उपनाम है, तो अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए मगध का शासक हुआ 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कोसला राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करा दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके थी। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। किसने? उदयन ने। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। ये भी याद रखिएगा शिशुनाग को। और देखिए पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वंश के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। आगे बढ़ते हैं। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग ने लगभग 412 से 393 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना था। तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा था। पुराणों में कालाशोक को काकवड़ कहा गया। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। पुराणों में कालाशोक को काकवड़ कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन वैशाली में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 बौद्ध संगत हुई थी। पहला देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा अशोक देखिए कालाशोक के, तीसरा अशोक के, चौथा कनिष्क की। आप लोग पढ़िएगा बौद्ध धर्म, हम बहुत आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएं, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा बौद्ध संगत के बारे में। इस संगीत में बौद्ध संघ 2 संप्रदायों स्थविर तथा महासंघी में विभाजित हो गए। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वंश से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापद्म, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है।
पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित यानी कि नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। महापद्मों के बारे में देखिए बताया जा रहा है। नंद वंश के कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। पूछेगा कि नवनंद किसे कहा जाता है? नंद वंश के शासक को। क्यों? क्योंकि कुल 9 राजा हुए थे। महाबोधि वंश के अनुसार इनके देखिए जो नाम है उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दशसिद्धक, कैवर तथा धनानंद। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बौद्ध साहित्य के अनुसार देखिए बिंबिसार से नंद तक के राजाओं का शासनकाल। एक तरफ देखिए वंश का नाम, एक तरफ राजा का नाम, एक तरफ शासनकाल दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए हर्यक वंश, हर्यक वंश जो है इसका संस्थापक बिंबिसार है, याद रखिएगा। शासनकाल जो है बिंबिसार का 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। और देखिए हर्यक वंश टोटल 544 से 412 तक रहा। इसके बाद देखिए अजातशत्रु का शासनकाल आता है 492 से 460 ईसा पूर्व तक, तब उदयन का। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जो भी बनते हैं वो लोग 460 से 412 ईस्वी तक करते हैं। जैसे बिंबिसार तब अजातशत्रु तब उदयन आया था। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। इसके सामना शिशुनाग ने किया था 412 से 394 ईसा पूर्व तक। और देखिए इसके बाद काकवड़ गद्दी पर बैठा। टोटल देखिए पीरियड दिया है 492 से 344 तक, या देखिए 394 से 366 ईसा पूर्व तक। और देखिए काकवड़ के 10 पुत्र जो हैं 366 से 344 तक शासन किए थे। और देखिए नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था 344 से 321 ईस्वी तक। और देखिए टोटल शासन 344 से 321 तक इसके 8 पुत्र लोग थे, ये सब शासन किए थे। आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद को कलि का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। किसको? महापद्मनंद को। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राड की उपाधि ग्रहण की। याद रखिएगा पूछता एग्जाम कि एक राड की उपाधि किसने धारण किया था? तो महापद्मनंद ने एक राड की उपाधि धारण किया था। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं देखिए इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, काश्य, हयहय, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु में 24 राजा, कलिंग में 32 राजा, अस्मक में 25 राजा, पांचाल में 27 राजा, काशी में 24 राजा, हयहय में 28 राजा, कुरु में 36 राजा, मैथिल में 28 राजा, शूरसेन में 23 राजा तथा वितिहोत्र में 20 राजा ने शासन किया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। और देखिए नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद शाह जो सिकंदर का समकालीन था। एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर के समकालीन कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। और देखिए यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज यानी कि उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंहली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। बदसाल उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया धनानंद के शासनकाल में। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे, याद रखिएगा। वर्ष उपवर्ष वरुरुचि कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। लेकिन नंद शासक जैन मत के पोषक थे, भी याद रखिएगा। जो नंद शासक थे वे जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पुराणों के अनुसार बिंबिसार से लेकर नंद वंश तक के राजाओं का शासनकाल। देखिए एक तरफ राजा का नाम, दूसरी तरफ शासनकाल है वर्ष में दिया है। तो शिशुनाग जो है 40 वर्षों तक शासन किया। काकोड़ जो था यह 24 वर्षों तक शासन किया। क्षेमधर्मन ने 36 वर्ष तक शासन किया। क्षेमजित अथवा क्षत्रोजस ने 24 वर्ष तक। बिंबिसार ने 28 वर्ष तक। अजातशत्रु ने 25 वर्ष तक। दर्शक ने 35 वर्ष तक। और देखिए उदयन ने 33 वर्ष तक शासन किया। नंदिवर्धन ने 40 वर्ष तक। महानंदी ने 43 वर्ष तक। महापद्म तथा उसके 8 पुत्र 100 वर्ष तक। और देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार कुल 40 वर्ष महापद्म तथा उसके 8 पुत्र ने शासन किया था। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है कितने अच्छे तरीके से हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो भी राजनीतिक इतिहास है इसको हम लोग कवर किए हैं। और आप लोग को इसका PDF आप लोग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप लोग जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसको बाय कर लीजिएगा और बार बार आप लोग इस PDF का रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इसी PDF से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि आप लोग इसी प्रकार के मतलब कंटेंट चाहते हैं कि इससे और भी गहराई में पढ़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए हर प्रकार के कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा जैसे आप लोग कहेंगे। और देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, ज़रा कमेंट भी करते रहिए, अपना राय बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोग और भी किस प्रकार के सुधार चाहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले चैप्टर में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।